बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जहां तुम्ही से है, क्योंकि आप लोग ही जब हिम्मत हार बैठते हैं तो ये जहान आपके हाथों से निकल जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर लें और हिम्मत के साथ ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दें तो ये जहां आपसे बन जाता है। नाज़रीन, मेरे साथ आपने इंट्रो में सुना होगा, आपने जो इंट्रो है वो आपने सुना, लेकिन इसके बाद आपके साथ डिटेल में जो है वो स्टोरी शेयर करते हैं सुमेरा अकरम साहब। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। नाज़रीन, उन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त देखा। जब मुश्किल हालात गुजर रहे होते हैं, जब हम किसी की ज़ुबानी सुनते हैं तो हमें यकीन नहीं आता जब तक वो हालात हमारे ऊपर से न गुजरे हों। नाज़रीन, जब मैंने खलीलुर रहमान कमर साहब को सुना कि उनके बच्चे 72 घंटे तक भूखे थे और उनके घर खाना नहीं था तो यकीन नहीं होता था। लेकिन जब वही वक्त हॉस्टल के वक्त मेरे ऊपर से गुजरा, मुझे भी कई घंटों तक भूखा रहना पड़ा, पैसे नहीं थे, तो मुझे भी यकीन आया कि उन बातों में सच्चाई थी। इसी तरह नाज़रीन, जैसे कि इंट्रो में भी आपने सुना कि वो 4 साल तक सोई नहीं है, लेकिन इन 4 साल में ना सोने के साथ साथ उन्होंने अपनी स्टडी भी जारी रखी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो शख्स 4 साल तक सोया ना हो, वो अपनी जो पढ़ाई है, स्टडी है, उसको कैसे जारी रख सकता है। और वो हॉस्पिटल हो, इन्वायरमेंट हॉस्पिटल का हो, हॉस्पिटल में बंदा जो सेहतमंद होता है, तंदुरुस्ती जिसके पास होती है, वो चला जाए और 1-2 घंटे गुजार ले, ऑब्जर्व करे, तो वो बीमार होना शुरू हो जाता है। उसको उसकी दुनिया, उसका जो दिमाग है वो थोड़ा हिल के रह जाता है जब वो पूरा इन्वायरमेंट देखता है। लेकिन एक शख्स जिसने 4 साल हॉस्पिटल में गुजारे हों, एक लम्हा भी वो चैन की नींद ना सोया हो, उसी दौरान उसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी हो। नाज़रीन, आपको ये सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि एक वो लड़की जो गांव से ताल्लुक़ रखती है, वो अपने हाथों से जो चारा है वो काट के अपने जो जानवर हैं उनको डालती थी, और आज वो एक अपनी हिम्मत पे, अपनी मेहनत करके, अपनी स्ट्रगल करके आज वो एक मॉडर्न खतून बन चुकी हैं। जब आप देखेंगे तो आपको ये भी यकीन नहीं होगा कि अपने हाथों से उन्होंने चारा काटा है, उन्होंने जानवरों को वो चारा डालते रहे हैं। अपने जानवरों के जिस तरह गांव देहात में जो होती हैं लड़कियां, ख़वातीन होती हैं, वो अपने जानवरों के लिए काम करते हैं, आपको उनको देख के ये भी यकीन नहीं होगा। लेकिन नाज़रीन, उनमें एक जुनून था, उनके अंदर एक पैशन था, जिसको उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ से उठ के अपना एक मुकाम बनाना है। और आज वो अपना एक मुकाम बना रही हैं, अपने एक मुकाम पे हैं। जिस तरह उन्होंने सोचा था उसी तरह वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ढाला, उसी तरह अपनी ज़िंदगी को उस रास्ते पे लेके आए जिस तरह का आम लड़की जो जब पैदा होती है और जब वो होश संभालती है तो उसका दिल करता है, बड़े ख्वाब सजाती हैं लड़कियां कि उनके बहुत ज़्यादा ख्वाब होते हैं, ये भी जानेंगे। उनके हर लड़की ख्वाब सजाती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, लोग उनको भटकाने निकल आते हैं, उनको भटका देते हैं। जो उनके असल जो मकासद होते हैं, जो या जो ख्वाब होते हैं, उन ख्वाबों से वो हटकर ज़िंदगी गुजारने लग जाती है, या उनको थोड़ी सी परेशानी आती है तो वो अपने जो ख्वाब हैं उनको तर्क कर देती हैं। वो जो हालात के हाथों हैं वो कंप्रोमाइज़ कर जाती हैं। थोड़ी सी मुश्किल आती है, परेशानी आती है, डर जाती हैं, सहम जाती हैं, ख्वाब बड़े बड़े सजा लेती हैं। लेकिन जो हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं सुमेरा अकरम साहिबा, उन्होंने हालात के आगे जो है वो हिम्मत नहीं हारी, अपने आप को झुकाया नहीं है हालात के सामने, और डट कर खड़ी हो गई। वो हॉस्पिटल का टाइम था नाज़रीन, वो उनके वालिद की बीमारी हो, वो उनकी वालिदा की बीमारी हो, उनके घर के हालात हों, उनको पढ़ाई के वक्त जो मुश्किलात पेश आई। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि जब उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी की पढ़ाई स्टार्ट की तो हॉस्टल में उनको फर्श पर सोना पड़ता था। आपको ये भी सुनकर ताज्जुब होगा, एक लड़की किस तरह ये सारी चीज़ें मैनेज करती आ रही है, 4 साल तक सोई नहीं, अगर उसको स्टडी करनी है, अपने ख्वाब पूरे करने हैं तो वो फर्श पर भी सोई है, भूखा रहना पड़ा तो वो भूखा भी रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों का उसने डट कर मुकाबला किया। आपके साथ ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि जो लड़कियाँ थोड़ा सा परेशानी, थोड़ी सी मुश्किलात आने पर भाग जाती हैं, डर जाती हैं, सहम जाती हैं, अपना जो रास्ता है वो भटक जाती हैं, उनके लिए ये स्टोरी है, ताकि वो अपनी जो मोटिवेशन है इनसे ले कर के वो भी अपने ख्वाबों की तकमील पा सकें। क्योंकि
हमारा जो मुआशरा है ये बड़ा जालिम है, बड़ा बेरहम है, ये रहम नहीं खाता। ये हमारी जो ख़वातीन हैं उनको पहले तो सपोर्ट नहीं किया जाता, अगर वो फील्ड में निकल आए या अपने ख्वाबों को लेकर वो निकलें तो उनको दबाने की कोशिश की जाती है, उनको डीमोटिवेट किया जाता है, उनको डिस्करेज किया जाता है, उनको दबाने की कोशिश की जाती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको तरह तरह की जो है सोसाइटी में प्रॉब्लम्स उनके लिए क्रिएट कर दी जाती हैं। बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने मकासद सुमैरा अकरम की तरह जो है वो पाती हैं और डट कर खड़ी हो जाती हैं। सुमैरा अकरम साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और ये स्टोरी, अपनी कहानी और अपनी मुश्किलात, अपनी तलखियाँ लोगों के साथ शेयर करने के लिए। वार्म वेलकम टू माय शो। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आप ठीक हैं मैडम? जी मैं ठीक। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैडम, आपने 5 साल की उम्र में, 5 साल के बाद, जब आपकी उम्र 5 साल थी, उसके बाद आपने हिफ्ज़ भी किया। माशाल्लाह, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। आम जो हमारी लड़कियां हैं उनसे हिफ्ज़ भी नहीं होता। वो जो 5 क्लास जी पास करने के बाद, 5 क्लास पास करने के बाद आपने हिफ्ज़ भी किया माशाल्लाह, और उसके बाद आपने अपनी दूसरी स्टडी जारी रखी। और 2010 का वो साल था जिसमें एकदम से आपको 2008 से 12 तक का वो साल है जब आपको वो बीमारी लाहक होती है, आपके हार्मोन्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें, वो कैसा एकदम से वो बीमारी आई, क्या लम्हात थे, क्या एहसासात थे, किस तरह उसको आप लेकर के चले और किस तरह आपने वो सारी चीज़ें मैनेज की? जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी मैं उस टाइम 2nd ईयर में थी, मेरी लाइफ बिल्कुल अच्छी जा रही थी, ठीक जा रही थी, और मैं उस टाइम कॉलेज में ही थी कि जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो गया था। प्रॉब्लम्स क्या हुआ कि एकदम से मुझे यूरियन इस कदर आने लग गया कि मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया था। और वो दिन मुझे आज भी याद है कि मैं कॉलेज से अपने पेरेंट्स को मैंने फ़ोन किया और वो मुझे लेने गए और वो मुझे लेके आ गए, और उनके लिए भी और हमारे लिए भी ये था। आपने सुना यूरिन का मसला। मैं अगर तंदुरुस्त सेहतमंद हूँ, अगर मुझे दिन में 4 से 5 बार कोई किसी वजह से यूरिन करना पड़ जाए तो एक मुश्किल सी बन जाती है, एक बड़ी परेशानी सी लग जाती है। लेकिन जिसको ये बीमारी लाहक हो जाए और मसलसल 4 साल तक का ये जो सिलसिला है, आप इमेजिन कर सकते हैं। जी मैम। जब मुझे लाया गया तो हम, क्योंकि मैं चिश्तियाँ से बिलोंग करती हूँ, चिश्तियाँ के एक गांव से बिलोंग करती हूँ, तो चिश्तियाँ के डॉक्टर्स के पास मुझे लेके जाने लग गए। अब उन डॉक्टर्स को कोई समझ नहीं आ रही थी, सब डॉक्टर्स अपने अपने तौर पे मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे, बट उन्होंने कहा था कि हमारी समझ से ये बात बाहर है। मुझे फिर रहीम यार खां लेके गए थे, वहाँ मुझे हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। वहाँ जब डॉक्टर्स ने मेरे डिफरेंट टेस्ट लिए, इवन के वो मेरा यूरियन भी जो था, हर मुझे 5 मिनट 10 मिनट बाद वॉशरूम में जा रही थी, जो कि मेरी ज़िंदगी का बिल्कुल एक नया फेज़ आ गया था, जो काबिल बर्दाश्त था कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट होकर हर 10 मिनट बाद वॉशरूम जा रही थी, जो मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दा अमल था और एक मेरी ज़िंदगी में एक नया चेंज आ गया था। वहाँ पे जब डॉक्टर्स ने वो सारा देखा तो उन्होंने बोला कि इनके जो टेस्ट हुए हैं उसमें हमें लगता है कि इनके दिमाग के जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं, जिसकी वजह से इनका जो सिस्टम है यूरिन का, क्योंकि हमारी बॉडी का जो कंट्रोल होता है वो हमारे दिमाग के थ्रू ही सारा होता है, हमारे दिमाग पे, तो उन्होंने कहा वो जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट हो गया है, जिसकी बिना पे उन्होंने काफ़ी रिसर्च की। मैं हॉस्पिटल एडमिट रही 10 to 15 डेज़। रिसर्च के दौरान उन्होंने बोला कि एक स्प्रे है जो इंडिया से स्मगलिंग होकर कराची आएगी, वहाँ से इनके लिए ली जाएगी और वो स्प्रे इनकी नोज़ में इनको की जाएगी, तो उसके बाद हो सकता है इनका यूरिन कंट्रोल हो जाए। और मुझे याद है कि मैं हॉस्पिटल ही एडमिट थी जब वो स्प्रे मंगवाई गई, और जब वो स्प्रे मुझे दी गई तो उसके अगले कोई 6 से 7 घंटे मैं होश में नहीं आई थी, क्योंकि वो मुझे नहीं पता कि उस स्प्रे में क्या था, बट डॉक्टर्स जानते थे। उसके बाद ये हुआ कि वो स्प्रे मंगवाने में, मुझे करने में कामयाब हो गए, क्योंकि मेरे यूरिन में तकरीबन 1 घंटे से 2 घंटे का डिफरेंस आ गया। खैर डॉक्टर्स ने मुझे घर भेज दिया। अब मैं उस स्प्रे पे हो गई थी, स्प्रे के बिना मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं कॉलेज नहीं जा सकती थी, मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी मुझे स्प्रे लेते हुए कोई 1 से 2 मंथ ही गुजरे थे कि
मुझे तेज़ फीवर होने लग गया। जब मुझे तेज़ फीवर होने लगा, मुझे बहावलपुर हॉस्पिटल में ले जाया गया, एडमिट करवाया गया। उन्होंने अपने टेस्ट स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने टेस्ट स्टार्ट किए तो उन्होंने बोला कि इस स्प्रे का इस कदर साइड इफ़ेक्ट हो गया है कि इनके वाइट सेल ख़त्म हो गए हैं, इनका किडनी अफेक्ट हो गया है, इनके लंग्स अफेक्ट हो गए हैं। और मुझे उस वक्त क्या एहसासात थे आपकी फैमिली के, आपके उस टाइम पे आपको इन सारी चीज़ों का पता चल रहा था? मुझे पता जब इन चीज़ों का चल रहा था, मेरे में इतनी हिम्मत और हौसला थी, लेकिन मेरी जो फैमिली थी उनके लिए ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा और परेशानी की बात थी कि उनकी बेटी को एकदम इतनी चीज़ों ने अटैक कर दिया। और मेरे लिए जो तकलीफ़ थी उस टाइम वो ये थी कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और मुझे याद है कि मेरे दोनों बाजुओं पे ड्रिप्स चल रही होती थी क्योंकि वाइट सेल ख़त्म हो गए थे और मेरे एक टाइम में एक बेनोला लगता था, मेरा ब्लड नहीं रुकता था। और मेरे लिए वो तकलीफ़दा अमल इस कदर था। और मुझे आज भी याद है कि सुबह 4 बजे मुझे एक इंजेक्शन लगना होता था। वो इतना तकलीफ़दा होता था कि मैं सारी रात सो नहीं पाती थी। मैं आज भी उसे याद करती हूँ तो मैं उस तकलीफ़ को याद करती हूँ तो मैं कांप उठती हूँ कि वो इतना तकलीफ़दा अमल था। लेकिन वो तो मेरा अभी स्टार्ट था, मुझे तो पता ही नहीं था कि आगे मुझे कितने साल इस तकलीफ़ में रहना है। और मुझे याद है कि जब सुबह के 4 बजते थे तो मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा जो थे वो मुझे कंट्रोल में इतनी ज़ोर से पकड़ते थे कि मैं हिल ना पाऊँ, क्योंकि वो जब मेरी बॉडी में जाता था तो उसकी इतनी तकलीफ़ थी कि मैं चीखें मारती थी और ऊंचे ऊंचे रोती थी, क्योंकि वो मैं बहुत बर्दाश्त वाली हो के भी मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती थी। 1 मंथ से ज़्यादा जब वहाँ एडमिट रहने के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि हम आपसे माजरत करते हैं, हमारी समझ में इनकी बीमारी भी नहीं है और इनका इलाज भी नहीं है। और विक्टोरिया हॉस्पिटल बहुत बड़ा बहावलपुर का हॉस्पिटल है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग जिस सिटी से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके साथ साथ चल रही थी, ये सारी सिचुएशन बड़ी तकलीफ़दा जो सूरत हाल थी आपके सामने थी, फैमिली परेशान थी, आप परेशान थे। उस वक्त आपके जहन में साथ साथ क्या चल रहा था जब ये इतनी मतलब आपके साथ तकलीफ़ वाला मामला चल रहा था? बड़ी परेशानी हो जाती है। मेरा 1.5 साल मतलब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं खुद चकरा गया था, हालांकि मैं बड़ा बाहिम्मत नौजवान हूँ। और आपका तो 4 साल ये रहा, मेरे साथ तो कोई 1.5 साल ये मामला रहा। तो आपके साथ तो बड़ा सीरियस कंडीशन थी, आपने अपने आप को संभाला। उस वक्त एहसासात क्या थे, क्या माइंड में क्या चल रहा था? उस टाइम में जिस तकलीफ़ से गुज़र रही थी, तो इतने 10-12 साल गुजरने के बाद भी आज ये दुआ करती हूँ कि कोई उस तकलीफ़ से ना गुज़रे। लेकिन जिस तकलीफ़ से मैं गुज़र रही थी, वो सारी तकलीफ़ होने के बाद भी मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि वो जो मेरे ख्वाब थे, वो जो मेरे पढ़ने के ख्वाब थे, उनका क्या बनेगा। वो उस गांव से निकलने के जो मेरे ख्वाब थे, वो एक जो मैंने ज़िंदगी को सोचा था, क्योंकि मैं हमेशा बचपन से ही अपनी लाइफ को आइडलाइज करती थी। बड़ी बात है कि एक तरफ ज़िंदगी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और एक तरफ उस ज़िंदगी ख़त्म होने के साथ साथ आपको अपने ख्वाब याद हैं इस इतनी बड़ी तकलीफ़ में। मैंने तो देखा है थोड़ी सी मुश्किल आती है, लड़कियों को घबरा जाती हैं, भटक जाती हैं, गुमराह हो जाती हैं, ब्लैकमेल हो जाती हैं। बड़ी मतलब तकलीफ इस सिचुएशन में इस तरह याद रहना ये एक्सेप्शनल केस। मैं बहावलपुर एडमिट थी जब मैंने अपना 2nd ईयर का एडमिशन भेज दिया था और मैं 1 मंथ से ज़्यादा जब वहाँ एडमिट रही, मैं डिस्चार्ज होकर जब घर आई, स्प्रे मुझे फिर से स्टार्ट करवा दी गई थी क्योंकि उसके अलावा हल कोई नहीं था, बट उसके साइड इफ़ेक्ट मुझे बुरी तरह से होते जा रहे थे। लेकिन मुझे एग्ज़ाम देने थे और उस दौरान मैंने अपने 2nd ईयर के एग्ज़ाम दिए थे। इतनी बड़ी तकलीफ में आपके वो ख्वाब भी चल रहे थे, वो ख्वाब क्या थे वो भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ ना, तो उस गांव में भी उस 2008 और आज में बड़ा डिफरेंस है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कोई मतलब चारा डालती होंगी, चारा काटती होंगी, वो सारी चीज़ें शेयर करें हमारे नाज़रीन। जॉइंट फैमिली सिस्टम था हमारा, गांव में हम रहते थे, हमारे जानवर होते थे, हर चीज़ होते थे। और मैं खुद ज़मीनों पे जाती थी, अपने वालिद साहब के साथ भी जाना। कभी कभी ऐसा होता था कि वालिद साहब नहीं जाते थे या कोई मसला हो जाता तो मैं अपनी वालदा के साथ जाती और मैं वो चारा काट के लाती और वो मैं मशीन में लगाती और मैं जानवरों को भी डालती थी। वो सब करते हुए भी मैं सोचती थी कि मुझे ये ज़िंदगी नहीं गुजारनी। आज में ये ऐसा नहीं होता था कि मैं वो काम खुशी से करती थी,
लेकिन मेरे दिमाग में चल वही रहा होता था कि मैं एक दिन पढ़ जाऊंगी। वो चीज़ें तब मुमकिन नहीं थी क्योंकि मुझे पता था जहाँ मैं रह रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने ख्वाबों को मरने नहीं देती थी। मैं कहती थी क्या पता ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा सख्त इंसान थे और बचपन में एक टाइम था कि मैं सोचा करती थी कि काश ऐसा वालिद किसी का ना हो। लेकिन जो मैं इतनी सख्तियां झील गई, सारा कुछ हो गया, ये मेरे वालिद साहब की ही बचपन की ट्रेनिंग थी कि मैं इतनी सख्तियों में से गुजर के भी, क्योंकि उन्होंने वक्त से पहले ही मुझे ऐसा बना दिया था, इतना सख्त बचपन में ही। ठीक है, मतलब आपके उस वक्त जो ख्वाब थे कि आपने ये जो आम जिंदगी है, ये जो चारा काटने वाली लाइफ है, उसको आपने चेंज करना है, एक मॉडर्न लाइफ गुजारनी है, वो जो ख्वाब थे आपने सजाए हुए थे, वो उस वक्त तकलीफ़ में भी आपको याद थी, ये बड़ी बात है। उसके बाद जब ये 4 साल का अरसा है, 4 साल के बाद आपकी 4 घंटे की नींद आपको आती है, डेफिनेटली जब आपका उस वक्त, जब आप तकलीफ़ में थे उस वक्त, जब हॉस्पिटल में थे उस वक्त आपकी एजुकेशन क्या थी? जब मैं बहावलपुर में थी तब मेरी एजुकेशन थी, मैंने सेकंड ईयर के एग्जाम दिए थे। सेकंड ईयर के एग्जाम आपने दे लिए थे जब ये प्रॉब्लम आया? नहीं, मैं सेकंड ईयर में थी और हॉस्पिटल से वापस आके मैंने सेकंड ईयर के एग्जाम दिए थे और मैंने अपना सेकंड ईयर भी जो था वो सप्ली के भी लास्ट चांस में इसलिए कंप्लीट किया था कि मैं बार बार हॉस्पिटल जा रही थी और मैं एकदम से सारे एग्जाम की तैयारी करके नहीं दे सकती थी। लेकिन मैं कभी भी ज़िंदगी में अपनी एजुकेशन नहीं छोड़ सकती थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि तुम इतनी तकलीफ़ में हो, इवन के मेरे पेरेंट्स ने भी कहा था कि ना करो अपने साथ ये ज़्यादती, लेकिन मैंने अपनी एजुकेशन नहीं छोड़ी थी और फिर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे इस चीज़ में कि अगर इसकी ख्वाहिश है तो ये पढ़ ले। उसके बाद हम लोग कराची चले गए थे, कराची हम शिफ्ट हो गए सिर्फ इसलिए मेरे पेरेंट्स अपना घर छोड़ के वहाँ जाके रहने लग गए कि वो चीज़ भी शेयर करें। आपने मैसेज शेयर किया था कि आपको किताबें आपकी चुरा ली जाती थी, ड्रिप्स लगी हुई होती थी, पढ़ने नहीं दिया जाता था आपको। जी बिल्कुल ऐसा ही होता था कि मुझसे मेरी किताबें ली जाती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती थी और हॉस्पिटल में इवन के एक टाइम आया था कि मुझे आज भी याद है कि डॉक्टर्स के आगे मैं हाथ ऐसे बांधती थी, मिन्नतें करती थी कि खुदा के लिए मुझे ड्रिप्स लगाना बंद कर दे, क्योंकि मेरे बाजुओं का कलर बिल्कुल ब्लैक हो गया था। और इवन एक टाइम आया था फिर मेरे बाजुओं पे, हाथों पे लगना बंद हो गई थी, पाँव पे लगती थी ड्रिप्स। लेकिन उस दौरान भी वो सारी तकलीफ से भी गुजर के जो मुझे याद था ना वो यही था कि मैंने पढ़ना है। बड़ी बात है मैम, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी उस चीज़ को खोना नहीं चाहती। यहाँ पे सहूलियात दी जाती हैं बेटियों को, वो फिर भी नहीं पढ़ती, उनके हर तरह का उनके साथ कोऑपरेट किया जाता है। आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ड्रिप्स लगी हुई हैं, डैमेज हैं, परेशानी का आलम है और उसमें आप किताबें मांग रहे हैं। और सबसे ज़्यादा उसमें जो तकलीफ दा अमल ये होता था कि सिर्फ यही नहीं था कि चलो मैं हॉस्पिटल एडमिट हूँ, मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, मैं लेटी हुई हूँ। नहीं, मैं वहाँ लेटी तो रहती नहीं थी, मैं हर 5-10 मिनट बाद जाती थी और मैं अपनी ड्रिप भी साथ ही लेके जाती थी वॉशरूम। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दा अमल था मेरे लिए वो था। अगर ये होता ना कि मैं सिर्फ बीमार हूँ और लेटी हूँ, नहीं, मैं उस बेड से बार बार उतरने की तकलीफ में आज तक भी नहीं भूली, जो वो तकलीफ मैंने बर्दाश्त की थी कि उस बेड से बार बार मैं वॉशरूम जाती थी। मायूस हुए कभी? नहीं, मैं कभी मैं मायूस नहीं हुई थी। मैंने देखा है थोड़े से हालात टफ आते हैं, मेरे ऊपर भी एक ऐसा टाइम आ गया था। मेरे साथ तो अल्लाह का बहुत ज़्यादा कर्म है, तो एक साइड पे मेरे ऊपर एक ऐसा वक्त आया, आपके जितनी मैंने तकलीफ़ें नहीं देखी, परेशानियाँ नहीं देखी जितनी आपने देखी हैं, तो मेरे ऊपर भी एक वक्त आया था, तो बंदा बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है, बंदे का दिल करता है वो खुदकुशी कर ले। तो मेरे सामने भी एक रास्ता ये था और एक तरफ अल्लाह की रहमत थी जिसने मुझे बचाया। तो इस तरह का कोई आपके ऊपर कोई एक टाइम ऐसा आया कि जब डॉक्टर्स ने, मैं बहावलपुर एडमिट थी, तो मेरे वाला साहब मेरी वालदा को बोला कि हो सकता है कि आपकी बेटी ज़्यादा, अब मुझे नहीं पता कि उनकी समझ में ऐसा क्या आया था कि आपकी बेटी ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन भी निकाल सकती है। और आप सोच सकते हैं उस वक्त पेरेंट्स की क्या कंडीशन हो सकती है, और वो शदीद रो रहे थे। मेरी फैमिली रोती थी, मुझसे छुप छुप के रोती थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि आपकी बेटी 2 से 3 दिन हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने अपने पेरेंट्स से कहा था, अपनी बहनों से कहा था, वो बिल बिला के रोते थे
छुप छुप के मुझसे रोते थे और बहुत ज़्यादा रोते थे। आपको इस चीज़ का उस वक्त इल्म हो गया था कि डॉक्टर से ये बात मुझे इल्म था, मैं हर बात डॉक्टर से खुद पूछती थी। उस उम्र में भी वो था तो मेरा बचपन। क्या एहसास थे जब डॉक्टर्स ने कहा कि आपके पास जब डॉक्टर्स ने ये बोला था तो मैंने, मुझे आज भी याद है कि मैंने नोज पिन पहनी हुई है, तो वहाँ हमारे रिलेटिव्स थे, तो उन्होंने मेरी मदर से कहा कि इनकी नाक से ये उतार लें। तो मैंने अपनी मदर से कहा था कि आप लोग, मैंने उतारने नहीं दी थी, मैंने उनसे कहा था कि आप लोग परेशान ना हो, अभी दुनिया से जाने का मेरा टाइम नहीं आया। वो टाइम था, अगर उस टाइम मैं हिम्मत हार जाती तो मैं आज भी कहीं, मरना मैंने अपने टाइम पे ही था ना, मेरी तो मौत का वो टाइम नहीं था, वो तो डॉक्टर्स ने बोला था। लेकिन क्या होना था, मैं कहीं किसी कोने में किसी चारपाई पे आज पड़ी होना था, क्योंकि मैंने उस डिप्रेशन में चले जाना था। मैंने अपने फैमिली को हौसला दिया कि तुम लोग मत रो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने जब कुरान जीद हिफ्ज़ किया था तो मैं 7 तर्जमा पढ़ती थी, और हदीस कुदसिया में अल्लाह पाक ने फरमाया है, मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं वैसा मामला करूँगा। वो था तो मेरा बचपन जब मैंने उसे पढ़ा था, लेकिन वो बात मेरे दिमाग में ऐसी टिक गई थी और मुझे पता था कि अल्लाह मौजज़ा करेगा। ठीक है, मतलब उस टाइम पे जब आपने सुना तो आपने उस वक्त भी अपने आप को बहुत हौसला दिया। मैं बहुत मजबूत थी। अपने घर वालों के सामने तो वो कह लें कि एक्टिंग भी की होगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अंदर से जो एहसास थे, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे अंदर तक भी कोई एहसास नहीं आया था कि मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। कुछ अल्लाह की रहमत उस टाइम हो गई थी या क्या था कि मैं अंदर से, डॉक्टर्स के कहने के बाद, और मुझे आइडिया था कि मेरे साथ, क्योंकि उस टाइम मुझे यूरिन की जगह, बिल्कुल यूरिन की जगह ब्लड आने लग गया था, ब्लड ही आता था सारे का सारा। मुझे पता था हर चीज़ इफेक्ट हो चुकी है, मुझे कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं, मैं फिर भी, क्योंकि मैं कहती थी अगर मैं बीमारी में रह गई, चारपाई पे पड़ गई, तो मैं अपनी उस लाइफ तक कैसे पहुंच सकूंगी, मैं कैसे अपनी लाइफ अपनी मर्जी से गुजार सकूंगी। मेरा एक ही ख्वाब था, ठीक है, और मेरा भाई नहीं तो मेरा ख्वाब था कि मैं अपने माँ बाप के लिए बेटा कैसे बनूंगी अगर मैंने हिम्मत हार दी अपनी बीमारी में। तो नाज़रीन, आपने बात सुनी इनकी, आपने दूसरी चीज़ें भी सुनी होंगी कि जब इंसान यहाँ से स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है, दिमाग से स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसके जो बाकी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करती हैं। जो उसके जो बीमारी के साथ लड़ने वाले जर्म होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, या यहाँ पे जो हमारे बात चल रही होती है वो वैसा हो जाता है। जैसे इन्होंने भी कहा कि अल्लाह पाक ने भी फरमाया कि जिस तरह आप मुझसे गुमान करेंगे मैं उसी तरह आपके साथ पेश आऊँगा। तो जिस तरह का अक्सर हम सोच रहे होते हैं उस तरह का हो जाता है। इस तरह इसीलिए हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। अपने आप को, ये जो माइंड है, यहाँ पे जो सोचें चल रही होती हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। नाज़रीन, बहुत सी बातें हैं सुमेरा अकरम की जो आपके साथ शेयर करनी है, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इनकी मोहब्बत के बारे में बात करेंगे। इनको मोहब्बत भी लाइफ में हुई है या नहीं हुई, अगर हुई है तो उससे इनको क्या सीखने को मिला, और जो बाकी अभी उनकी स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि सुमेरा अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो अपनी स्टोरी, जो ज़िंदगी की तलखियाँ हैं, जो उनके ऊपर सख्तियाँ उन्होंने झेली अपने ऊपर, वो आपके साथ शेयर कर रही हैं। और शेयर करने का मकसद ये है कि आप भी जो सख्तियाँ आएँ आपके ऊपर, परेशानियाँ आएँ, क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप कहें ज़िंदगी, मेरे हिसाब से ज़िंदगी गम और खुशी, इन दोनों का जो है वो दोनों को मिला के जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं ज़िंदगी। क्योंकि मुश्किलात और ये सारी चीज़ें, ये इसको जिसको हम नेचर कहते हैं उसके भी ये बहुत करीब है। इन चीज़ों का मजमूआ ज़िंदगी है। अगर बहुत से लोग घबरा जाते हैं, जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है मेरे ऊपर, तो नाज़रीन मैं उससे सीखता हूँ, खुश होता हूँ। और ये जो मैं खुश होता हूँ, ये मेरे अल्लाह का मेरे ऊपर करम है। क्योंकि मुश्किल में खुश होना ये अल्लाह के करम के अलावा मैं समझता हूँ और कोई बात नहीं है। मैंने हमेशा मुश्किलात से सीखा है, उसको अपना एक्सपीरियंस तजुर्बा बनाया है और उसको सीख के उसको इंजॉय करके आगे बढ़ाऊँ। इसी तरह सुमेरा अकरम के ऊपर भी जब वो सख्तियाँ आई, उन्होंने उनको झेला। जो ख्वाब देखे थे उन्होंने, एक सादा सी लड़की थी, एक देहात की गांव से बिलोंग करती थी, और जो ख्वाब उन्होंने देखे उनको पूरा करने के लिए वो निकली। तो वो अपनी स्टोरी शेयर कर रही हैं। डॉक्टर ने उनको कहा कि 2 दिन
आपके पास हैं। आप भी इमेजिन करें नाज़रीन, जब आपको भी बताया जाए आपके पास 48 घंटे हैं या 2 दिन का वक्त है, तो आप इमेजिन करें कि उस वक्त आपके ऊपर क्या गुजरी होगी। तो सुमेरा अकरम की तरफ बढ़ते हैं और बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। जी मैम, जब डॉक्टर्स ने ये बात की और कि आपके पास 2 दिन हैं, तो उसके बाद फिर आगे क्या मामला चले? जी बिल्कुल ऐसे ही था कि जब डॉक्टर्स ने बताया तो वो बहुत तकलीफ-दा अमल था और वो मेरी फैमिली के लिए बहुत तकलीफ-दा अमल था कि वो रो पीट रहे थे। ये सोच मतलब बात है कि जब उन्हें पता चले कि उनकी बेटी के पास टाइम नहीं है और मैं आगे से कह रही थी अपने पेरेंट्स को कि हौसला रखें, मेरे अभी मरने का टाइम नहीं आया, लेकिन वो 2 दिन जब गुजर गए तो मुझे कुछ हुआ नहीं था क्योंकि अल्लाह की तरफ से मेरे जाने का अभी वक्त नहीं था। लेकिन डॉक्टर्स ने तब 1 मंथ के बाद बोल दिया था कि आप इसे कराची ले जाएं, हमारे पास इसका इलाज नहीं है, आगा खां ले जाएं, लियाकत नेशनल ले जाएं, क्या पता वो आपकी बेटी का उनके पास इलाज हो। उसके बाद इसमें मेरे जो सबसे अहम रोल है वो मेरे वालिद साहब और वालदा का है, क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। जब उन्होंने हिम्मत नहीं हारी तो मैंने खुद नहीं हिम्मत हारी थी। वो रोते थे, वो बहुत तकलीफ में थे क्योंकि मेरे वालिद साहब के पास जो था वो सारा पैसा लगा चुके थे, हर चीज़ लगा चुके थे। उसके बाद वो मुझे कराची भी ले गए और वहाँ जाके उन्होंने फ्लैट ले लिया, अपना घर छोड़ दिया। वो आदमी जो कभी सोच नहीं सकता था, जो एक गाँव में रहता था, जो सोच नहीं सकता था, जिसे मैं कहती थी कि मेरा बाप इतना सख्त है, वो अपनी बेटी की तकलीफ को देखते हुए बिल्कुल बदल गया था। वो शख्स ही नहीं रहा था जो कि बहुत सख्त लगता था। कराची जाके मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया, लियाकत नेशनल में जाने लग गए। आगा खां जिसे हम कहते हैं कि हम आखिरी हॉस्पिटल है, वहाँ बड़े से बड़े डॉक्टर थे जो कहते थे हमने 50 साल हो गए, हमने किताबों में ये बीमारी पढ़ी थी, हमने ऐसा मरीज नहीं देखा था। तो देखें आप अपना पैसा, आपके अलावा मेरा ख्याल है कोई इस तरह का मरीज अभी तक सामने भी नहीं आया या नहीं। वो कहते थे कि कुछ डिफरेंट कंट्रीज में ऐसे पेशेंट हैं जो यही स्प्रे ले रहे हैं जो आपकी बेटी ले रही है, लेकिन पाकिस्तान में आप वाहिद हाँ, थी। पाकिस्तान में वो कह रहे थे हमने आज तक ऐसा मरीज नहीं देखा, तो आपकी बेटी को यही स्प्रे लेनी पड़ेगी। लेकिन उससे मुझे जो साइड इफेक्ट हो गए थे, मैं वहाँ रब मेडिकल में 1 मंथ एडमिट रही थी वहाँ भी, और डॉक्टर रब जो थे वो बहुत बड़े डॉक्टर थे। और एंड पे मुझे आज भी उनकी एक बात याद आती है, जिन्होंने मुझे जिस बात ने मुझे बड़ी हिम्मत दी थी कि एक दफ़ा मैं शदीद तकलीफ़ में थी क्योंकि शुगर लेवल लो हो जाता था, बीपी लो हो जाता था, क्योंकि हर 5 मिनट बाद वॉशरूम जाना, और वो भी मेरा दूसरा साल स्टार्ट हो गया था, तीसरा। तो उन्होंने मुझे बोला, वो मेरे पास आए राउंड पे, तो उन्होंने बोला सुमेरा बेटा क्यों रो रही हो, तुम देखो तो सही, तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो, तुम्हारा सूट, तुम्हारा हैंडबैग, तुम्हारा शूज़, तुम अल्लाह का कितना शुक्र अदा करो कि तुम हॉस्पिटल में हो के भी इतनी अच्छी ज़िंदगी। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे पेरेंट्स किस चीज़ से गुजरे हैं। उस दौरान इलाज करवाते करवाते जब सारे हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया, इवन के इंडस हॉस्पिटल, किडनी हॉस्पिटल, सब ने, उसके बाद लियाकत नेशनल के एक डॉक्टर थे जिन्होंने कहा कि एक डॉक्टर हैं, अगर आप कहें तो हम उनसे बात करते हैं, उनकी फ़ीस ज़्यादा है लेकिन हो सकता है कि आखिरी हल वो हो। मेरे वालिद साहब ने कहा कि ठीक है आप उस डॉक्टर को भी बुला लें। उस डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने कहा कि हम इस डेट को आपकी बेटी को एडमिट करेंगे, ये ट्रीटमेंट होगा, इतनी फ़ीस होगी। और मुझे याद है कि हम लोग वापस चिश्तियाँ आ गए थे क्योंकि उस दौरान मेरे वालिद साहब ने अपनी ज़मीन सेल करनी थी। और ज़मीन सेल करना ऐसे ही था कि जैसे, क्योंकि उनके पास तो थी ही वो ज़मीन, लेकिन उन्हें अपनी बेटी का इलाज भी तो करवाना था ना, वो अपनी बेटी को इतनी तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। और मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन मेरे वालिद साहब अपनी ज़मीन 2 एकड़ सेल करके आए हैं मेरे लिए, क्योंकि वो पहले भी बहुत कर्ज ले चुके थे। टोटल कितनी ज़मीन थी? टोटल हमारी 4 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें से 2 एकड़ उन्होंने सेल करने थे। और जिस दिन वो बाहर बात करके आए हैं जिनको उन्होंने सेल करनी है, मुझे आज भी याद है। अपने जब आपके ऊपर इतना डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आपके पास 1 से 2 दिन हैं, आपके वालिद साहब उस टाइम पे भी अपनी जो ज़मीन है वो दाव पे लगा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लोग उनको, आपके वालिद साहब को रोका भी होगा लोगों ने, रिलेटिव्स ये कहते थे, इवन के गांव वाले कहते कि आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब लगा दिया, और आपको पता है कि आपकी बेटी ने ठीक नहीं होना। इसके बावजूद मेरे वालिद साहब ने ये भी नहीं देखा था कि वो अपनी ज़मीन भी सेल कर रहे हैं। और मुझे आज भी अपने वालिद साहब की वो तकलीफ़ याद है कि वो शदीद पसीने उनको आ रहे थे जब वो घर आए थे, और इनका बीपी लो हो चुका था। वालिद को भी सल्यूट है। जी जी। मैं अपने वालिद और वालदा दोनों को हमेशा सलाम करती हूँ कि मैं आज जो हूँ मैं उनकी वजह से हूँ,
उस दौरान मुझे दोबारा वापस ले जाया गया, मुझे हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया और सबसे तकलीफ दा अमल वो तब स्टार्ट हुआ जब मुझे 3 दिन बिना पानी के रखा गया, क्योंकि उन डॉक्टर्स की मजबूरी थी और हर 30 मिनट बाद वो मेरा ब्लड और यूरिन का टेस्ट ले रहे थे। यूरिन तो ऑटोमेटिकली मुझे आ रहा था, लेकिन ब्लड हर 30 मिनट बाद निकाल रहे थे। इवन के मेरी मदर को भी पास पानी नहीं रखने दिया था, वो भी बाहर जाके पीती थी और वॉशरूम में उनकी एक लेडी मेरे साथ जाती थी कि मैं वॉशरूम में पानी ना पी लूं। पानी नहीं पिया आपने? 3 दिन उन्होंने मुझे एडमिट रखा था और पानी नहीं दिया था। मेरे मुंह में टॉफी रखते थे या मुझे ड्रिप लगाते थे और उस दौरान एंड पे मुझे ऑक्सीजन भी लगी थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गई थी पानी ना पीने के बायस। मौसम क्या था, सर्दी थी या गर्मी थी? वो मई के दिन थे तब जब मैं एडमिट थी। इस मौसम में और बीमारी की हालत में हाँ जी, वो गर्मियों के दिन थे, मई का मंथ था, और क्या तकरीबन कोई 26 से 28 ये डेट थी जब उन्होंने मुझे एडमिट किया था। क्योंकि वो दिन तो मुझे तो अपनी बीमारी का, अपनी तकलीफ का हर पल और हर दिन याद है। और अल्लाह पाक ने वो बीमारी, वो तकलीफ मेरी ज़िंदगी में लाए ही इसलिए था कि मैंने उससे ही निकल के इस मुकाम तक आना था। वो एक मोड़ आया था मेरी ज़िंदगी में। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा, जैसे मैंने भी अपनी बातों में कहा कि मुश्किलात आती हैं, हम घबरा जाते हैं। मुश्किलात आती ही आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैं, आपको मजबूत करने के लिए हैं। लेकिन जब हम उनको घबरा जाते हैं या उनसे हम क्विट कर जाते हैं, दूर भागते हैं, तो हम और कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन जब आप डट के खड़े हो जाते हैं सुमैरा अकरम की तरह, तो फिर आप इनकी तरह अपने ख्वाब भी पा लेते हैं। जो मैं ये तो बात नहीं कहूँगा क्योंकि मौत ने जब आना उस वक्त ही आना, लेकिन कहा जा सकता है किसी हद तक कि इन्होंने वो जो मौत इनके करीब करीब आ रही थी, वो अपनी मजबूती के साथ, अपने मजबूत इरादे के साथ इन्होंने उसको भी दूर कर दिया और उसमें भी आने में इन्होंने टाइम ले लिया, अपनी हिम्मत दिखा के। मैं तो ये भी कह सकता हूँ। जी मैम। तो उस दौरान मेरा ये जो 4 साल का मरहला था, सबसे अहम बात कि मैं कभी 20 मिनट से ज़्यादा सो ही नहीं सकी थी। डॉक्टर मुझे 4-4 नींद की टैबलेट देते थे, इंजेक्शन लगाते थे। मैं शदीद नींद में भी उठ के वॉशरूम भागती थी, क्योंकि यूरिन जब आता था तो मेरे कंट्रोल में नहीं रहता था, तो मुझे जाना होता था। और अजीब बात थी कि मुझे यूरिन बैग भी नहीं लगता था, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन इस कदर ज़्यादा हो गई थी। उस दौरान ही जब उस डॉक्टर ने, वो अल्लाह की तरफ से कोई रहमत आई थी मेरे पे, मेरा ट्रीटमेंट किया और उसने जब मुझे मेडिसिन दी, और उस दौरान थोड़ा मुझे नफ्सियाती भी मैं हो गई थी, क्योंकि 4 साल का अरसा बड़ा अरसा होता है, वो भी इस तकलीफ़ में ना सो के, हर चीज़ से गुजर के। उस दौरान जब डॉक्टर ने 3 दिन के टेस्ट के बाद अगले दिन मुझे मेडिसिन दी, मैंने रात को खाई, तो 4 साल बाद मैं पहली दफ़ा जब 3 घंटे सोने के बाद उठी थी, तो मुझे लगा था कि आज मैं दुनिया में आ गई हूँ और वो मेरी ज़िंदगी का एक नया फेज स्टार्ट हुआ था। उस दौरान ही जब हम लोग ट्रीटमेंट मेरा वहाँ स्टार्ट हो गया, डॉक्टर कामयाब हो गया, और मेरे माँ बाप की जो मेहनत थी, और इवन के मेरे वालिद साहब तो कराची जाके भी उन्हें कोई बताता था कि समंदर के पार दरबार है, हम लोग वहाँ भी गए। हज़रत यूसुफ शाह गाजी का दरबार है, हम वहाँ भी गए। हमें किसी ने, मेरे वालिद साहब को किसी ने बोला कि कराची से 5 घंटे की जो है मुसाफत पे, वहाँ पे कोई जंगल है, वहाँ कोई अल्लाह के बंदों के दरबार है, वहाँ जाके दुआ करें। और वो सारी रात सफ़र में गुजारी थी और वहाँ पानी पी के गुजारा उन्होंने किया था, क्योंकि वहाँ खाने को नहीं मिलता था। वो तो वहाँ भी गए थे दुआ करने मेरे लिए। वहाँ वो दुआ कर रहे थे जब पीछे से मैं और मेरी वालदा साहबा वहाँ हॉस्पिटल गई थी। स्ट्रॉन्ग होंगे, वालिदैन की इस तरह की कंडीशन देख के आपको रोना तो आता होगा। बिल्कुल, मैं रोती थी। और उस दौरान ही मेरी वालदा साहबा को, कराची थे जब, मेरी वालदा साहबा को हार्ट का सीरियस मसला हो गया था और मैं उन्हें वहाँ हार्ट के हॉस्पिटल ले गई थी और वो वहाँ रही थी। उस दौरान ही कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए थे, लेकिन मैं तो ठीक हो गई थी, लेकिन वहाँ मसले तो ख़त्म नहीं हुए थे। वहाँ मेरी ज़िंदगी ने नया फेज़ ले लिया था, क्योंकि जब मैं वापस आई हूँ इतनी तकलीफ़ों के बाद, मेरे वालिद साहब ने कहा था कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं, और मैंने जब, मुझे यहाँ पे एक शेर भी याद आ रहा है, मैं वो आप पे बड़ा फिट आता है। तसलसल ही ना टूटा मेरी आजमाइशों का, हटे रास्ते से कांटे तो पत्थर सामने आए। नाज़रीन, इनकी मुश्किलात जो थी खुद ये ठीक हुई, तो इनके वालिद और वालदा की जो बीमारी थी वो स्टार्ट हो गई। जी मैम, उसके बाद उनको, इन चीज़ों को आपने किस तरह मैनेज किया? जी, मेरी वालदा साहबा को वहाँ हार्ट का मसला हो गया था। उस दौरान हम लोग वापस चिश्तियाँ भी आ गए थे, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। हर 6 माह बाद दोबारा जाना होता था कराची। उस दौरान ही बहावलपुर से वालदा साहबा का जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो
मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पढूं, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि अगर तुम इस्लामिया यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर लो तो मैं तुम्हें इजाज़त दे दूंगा। मैंने टेस्ट क्लियर कर लिया, मुझे एमए करने की इजाज़त मिल गई, लेकिन इजाज़त तो मिल गई थी, वहाँ मेरा पढ़ने जाना भी कुछ लोगों के लिए मुश्किल था। लोगों को लगता था कि ये लिए मुश्किल था, ये सारी चीज़ अब बीमारी से कवर हुए, सारा पैसा वहाँ लग गया, फिर जब आपकी आगे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई स्टार्ट होनी थी, तो वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे उस वक्त आपको क्या मुश्किलात आई, वालिद ने आपसे क्या कहा स्टडी के लिए? मेरे वालिद जो आपका एमए मास्टर की डिग्री थी, एमफिल का था, वो आपने जो पीरियड था किस तरह गुजारा? जब मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, क्या हुआ कि उस दौरान मेरे वालिद साहब ने कहा था कि मैं तुम्हें फ़ीस तो दे सकता हूँ, हॉस्टल का इतना ही रेंट दे सकता हूँ जहाँ तुम सिर्फ गुजारा कर सको। और जिस हॉस्टल में मैं रही थी, मुझे आज भी याद, क्योंकि मेरे ख्वाब था कि मैंने पढ़ना है और मेरा एक विजन था, ख्वाबों को पूरा करना है। मेरे लिए ये मैटर ही नहीं करता था कि मैं कोई आलीशान हॉस्टल में रहूं या कुछ भी हो, मेरा था कि मेरी फ़ीस टाइम पे हो जाए। लेकिन मुझे आज भी याद है कि वो बहुत तकलीफ दा अमल था कि मैंने 2 साल वो नीचे एक पतला सा गद्दा बिछा के, जब फुल गर्मी होती थी तब भी बहुत गर्मी लगती थी, जब फुल सर्दी होती थी तो बहुत सर्दी लगती थी। और मैं रात को जो अपने ऊपर एक वो रज़ाई होती थी, वो कभी इधर से ऊपर करना, कभी इधर से ऊपर करना। और मुझे याद है उस हॉस्टल के खाने में कीड़े भी निकल आते थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे वो ही खाना होता था। और उस 2 साल में मैं कभी कंटीन, मुझे नहीं पता था, यह पता था मेरी ये कंटीन है। और मेरी फेलोज, मुझे याद है वहाँ एक फेलो थी, उसने एक दफ़ा मुझसे पूछा, ऐसा क्या है कि तुम टाइम पे क्लास में आती हो और क्लास से फौरन निकलते ही तुम यूनिवर्सिटी की वैन लेके वापस चली जाती हो, और क्लास में कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता था। मेरे लिए वो बहुत तकलीफदा अमल था, लेकिन मेरे तब भी मुझे ये था कि मुझे यहाँ से भी आगे निकलना है, मुझे आगे पढ़ना है, मुझे लाहौर जाना है। मैंने लाहौर कभी देखा नहीं था, मैंने लाहौर का नाम सुना था बस कि लाहौर है, वहाँ लोग पढ़ते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था लाहौर क्या चीज़ है। मैं तो बहावलपुर और कराची तक ही गई थी। उस दौरान अल्लाह पाक ने करम किया, मेरा मास्टर कंप्लीट हो गया। जब मेरा मास्टर कंप्लीट हुआ तो मुझे याद है कि वो कोई 46 या 50 लोगों की क्लास थी। फील करते थे जब, मतलब आपको जब वैन लेके आप निकल जाते थे, लोगों को भी पता था कि ये गुर्बत की वजह से या इसके पास पैसे नहीं हैं, आपको ताने वगैरह देते होंगे? देखिए, ये ऑटोमेटिकली सी बात है कि हर बंदा ही फील कर जाता है। और वो टाइम ऐसा था कि सब लोग जब कैंटीन पे जाते हैं, तो मैं कोई ऐसी इंसान तो नहीं थी कि मुझे भूख नहीं लगती होगी या कुछ होता नहीं होगा। तो ये एक ऑटोमेटिकली बात थी कि लोगों को खुद ही पता चल जाता था। और मुझे आज भी याद है कि एग्जाम में मुझे क्वेश्चन नहीं आया था, तो मैंने अपने एक फेलो से कहा कि भाई मुझे ये क्वेश्चन बता दें। उसने मुझे बोला कि कभी आज तक 2 सालों में हमारे साथ कैंटीन पे जाके बैठी हो? और मैं इसलिए आज तक, अगर कोई कैसा लम्हा था, क्या फील, वो मेरे लिए बड़ा तकलीफ दा अमल था। और मुझे आज भी याद है, वो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था और वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, लेकिन क्लास में मुझे किसी ने वो क्वेश्चन नहीं बताया था, लेकिन वो मेरा तकलीफ दा अमल गुजर गया। मुझे तो आगे जाना था ना, लेकिन उस 46 में से वाहद मैं लड़की थी जिसने आगे एमफिल में एडमिशन लिया था और लाहौर आई थी। ठीक है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा था कि तुम्हारा मास्टर कंप्लीट हो गया, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ आगे पढ़ने की। ठीक। और उस दौरान देखें, मेरी ज़िंदगी का मानना है कि पसे पर्दा भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी ताकत बने होते हैं और हमारी हिम्मत बने होते हैं। जहाँ पे मेरे वालिद साहब का और मेरी वालदा का एक किरदार था, वहाँ पसे पर्दा कुछ ऐसे किरदार थे जो मेरी हिम्मत बने हुए थे हर तरह से। उस दौरान मैं बहावलपुर से लाहौर आई। कौन थे और किस तरह आपकी हिम्मत बने हुए थे? वो कुछ ऐसे किरदार थे कि जो मतलब मेरे वालिद साहब और वालदा को सपोर्ट कर रहे थे, और उनने इतनी हिम्मत दे दी थी कि आपकी जो बेटी है ये बेटी नहीं है, ये बेटा है, और इसने जो जिंदगी में जो कुछ देख लिया है इसे आगे बढ़ने से कभी भी मत रोकना, ये बहुत आगे जाएगी। उस दौरान जब मेरे वालिद साहब ने मुझे इजाज़त दे दी कि जाओ तुम लाहौर ले लो एमफिल में एडमिशन, और मैं फर्स्ट डे जब मैं बहावलपुर से लाहौर आई थी, तो मुझे याद है कि मैंने जब टेस्ट दिया वो क्लियर हो गया, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। उस दौरान मैं वापस गई हूँ, तो तब भी मेरे वालिद साहब ने यही कहा था कि मैं तुम्हारी फ़ीस ही दे सकता हूँ, बाकी तुमने खुद ही करना है, जो भी करना, हॉस्टल में रहना, जो भी रहना है। और जब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आम बंदा एडमिशन नहीं लेता, वहाँ तो सारे अच्छे अच्छे थे, और मेरी क्लास में भी ऐसा ही हुआ था। वो मेरा एक इम्तिहान ख़त्म होता था, नया शुरू हो जाता था। अब जब नया इम्तिहान शुरू हुआ तो इधर भी मैंने आके हॉस्टल में जो ज़िंदगी थी वो
अच्छी थी, शुक्र है अल्लाह पाक का। लेकिन उस दौरान भी मुझे बहुत मेहनत करना पड़ी, मुझे बहुत काम साथ करना पड़े, इवन कि मैं कपड़े भी प्रेस करती थी, ठीक है। बहुत कुछ करती थी। लेकिन मेरी जो फेलोज थी वो बहुत अच्छे घरों से थी, वो कैंटीन पे जाती, इन हर सारी जगह जाते। मुश्किलात के बाद आपने कहाँ तक तालीम हासिल कर ली? ये सारी मुश्किलात से गुजर के, और मुझे याद है कि मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारा एक लेक्चर लेते थे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एजुकेशन डिपार्टमेंट के। उन्होंने मुझे बोला था कि सुमेरा, जब कभी मैं आपको देखता था तो लगता था कि ये बच्ची कुछ बोलती नहीं है और ये कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकेगी जिंदगी में। लेकिन आपको जो हालात की वजह से बड़े गुमसुम मैं चुप रहती थी, लेकिन मेरे चुप रहने की वजह थी कि मैं तो वहां बहुत आगे की सोच रही होती थी। मेरी वो था ही नहीं कि मैं कैंटीन पे जाके बैठ जाऊं, खा लूं, पी लूं, मैं पार्टियां कर लूं। मैंने वो 2 साल, और मैं बड़े फख्र से ये बात कहती हूँ। जैसे आम लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ये बड़ी एंजॉय वाली लाइफ होती है, लोग उस लाइफ को एंजॉय करते हैं। आपने उस लाइफ को एंजॉय मैंने अपनी 4 साल की जिंदगी में, आपके जो ख्वाब थे, जो जिन चीज़ों को आप हासिल करना चाहते थे, आपका फोकस वहाँ पे था। आप अंदर ही अंदर कहीं उनको मतलब पाल रहे थे, उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, अपना जो विजन था वो सेट कर रहे थे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग आप साथ साथ करते रहते थे। मेरी 4 साल की जो यूनिवर्सिटी की लाइफ थी ना, उसमें मेरी इंजॉयमेंट थी ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था इंजॉयमेंट क्या होती है। और मैं इसीलिए हमेशा बड़े फख्र से कहती हूँ, 4 लोगों को लगता था, और बहुत सारी बातें हुई मेरे बारे में। मैं एक बात जानना चाहूँगा, क्योंकि ये एक कॉमन हमारी सोसाइटी में चल रहा होता है। जब लड़की घर से बाहर निकलती है तो उसको बहुत सी चीज़ें फेस करना होती हैं। डेफिनेटली जब मुश्किल हालात चल रहे हों तो इंसान तलाश करता है कि उसे कोई ऐसा कंधा मिल जाए जिसके साथ वो अपना दुख दर्द जो है वो शेयर कर सके। और बहुत सी लड़कियां ऐसे करती भी हैं, भटक जाती हैं। आपके मन में कोई ख्याल नहीं आया, कभी आपको किसी ने प्रपोज किया हो, या किसी ने आपको कहा हो, या आपके अपने माइंड में आया हो कि क्यों ना मैं किसी को अपना सहारा बना लूं, या इस तरह कोई आपके माइंड में इस तरह की कोई चीज़ आई हो, या आपको भटकाने की कोशिश की गई हो इस सारे दौर में, इस यूनिवर्सिटी के दौर में? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। सबसे मुश्किल जो टाइम होता है वो यही होता है। लेकिन मैं जिस दिन घर से आई थी, मेरे बाप ने मुझे एक बात समझा दी थी, अगर तुम टेम्परेरी चीज़ों में पड़ गई, टेम्परेरी सहारे ढूंढने लग गई लोगों की, ऑटोमेटिकली सी बात है। मास्टर में तो मैं निकल आई थी, लेकिन जब मैंने मास्टर में एडमिशन लिया था तो मेरे अब्बू जान के जो छोटे भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम जा तो रही हो लेकिन ख्याल रखना। उनकी इतनी बात मुझे कह देना मेरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी था, और मैंने उनका वो ही ख्याल रखा, क्योंकि अपने ख़ानदान की इज्जत से बढ़ के ज़िंदगी में आपके लिए कभी भी कुछ नहीं होता। और मुझे पता था कि और जब मेरे वालिद साहब ने कहा था कि जब भी परमानेंट की तरफ ही जाना, परमानेंट से मुराद था कि तुम अपना फोकस देखना कहाँ पे है, हमें देखना हम किन हालात से गुजरे हैं। टेम्परेरी चीज़ों में मैं पड़ जाती, मैं बहुत मुश्किलात में थी, मेरा दिल भी करता था कि मेरे भी फ्रेंड्स हों, लेकिन मैं आज बड़े फख्र से कहती हूँ कि दिल करता था कि मैं किसी को बोल सकूं, मैं किसी से कह सकूं, लेकिन मेरे दिमाग में वही बातें। हाँ देखिए, वो लड़की हूँ ना, गलती भी हो सकती है मुझसे, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में वही अपने वालिद साहब की बातें होती थी कि देखो टेम्परेरी कुछ भी ना करना, तुम टेम्परेरी चीजों में पड़ोगी तो वापस आ जाओगी, तुम्हारे ख्वाब खत्म हो जाएंगे। बहुत बड़ा मैसेज है लड़कियों के लिए जो टेम्परेरी प्यार मोहब्बत में पड़ जाती हैं, वक्त से पहले ही इश्क के चक्कर में पड़ जाती हैं, अपना फ्यूचर तबाह कर लेती हैं, या अपने आप को गलत रास्ते की तरफ ले जाती हैं। आजकल लड़कियां यूनिवर्सिटी में नशे की तरफ भी जा रही हैं, लड़कों के पीछे लग के जो गलत गैदरिंग है वो करना शुरू कर देती हैं। ये एक बहुत बड़ा उनके लिए मैसेज है कि अपने जज्बात पे, क्योंकि ये जो इंसान बना है इसके अंदर ये फीलिंग्स अल्लाह पाक ने रखी हुई हैं। अब उनके ऊपर कंट्रोल किस तरह करना है ये आपके अपने ऊपर है, इसको आपने प्रैक्टिस किस तरह करना है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, और मैं इस पर अप्रिशिएट भी करूँगा सुमेरा साहिबा को कि बड़ी बात है कि आपने इन सारी चीज़ों को कंट्रोल रखा। मन में चीज़ें आती भी थी, और मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो ये अप्रिशिएट करने वाली बातें हैं और सीखने वाली बातें हैं। ये लड़कियों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। हमारी जो माशरे की लड़कियां आजकल हैं, उनको जो आर्जी, मुझे उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगी कि आर्जी कामों में थोड़े से इंजॉय के लिए अपने घर वालों की इज्जत, अपनी इज्जत या अपनी जिंदगी को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। जी मैम। और देखिए, मैं इसके साथ आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों को डाउट था, जैसे कि रियलिटीज में मेरे पीछे लोगों को डाउट होता था कि शायद लाहौर में कुछ ऐसा है, शायद ये कुछ ऐसा कर लेगी, भावलपुर से तो बच गई, लेकिन लाहौर में कौन बचेगा। इस तरह के आपको
क्रिटिसाइज भी लोग करते थे कि क्रिटिसाइज शायद करते कोई थे और चक्कर बहुत है ज्यादा भी। बहुत कुछ मुझे सुनने को मिलता था, मुझे पता चलता था कि मेरे बारे में ये बातें हो रही हैं, लेकिन मैं उनका जवाब नहीं देती थी क्योंकि मेरा जवाब देना बनता नहीं था। जवाब हमेशा वक्त देता है लोगों को। उस दौरान आपने खामोशी इख्तियार की, मैं आपने खामोशी कहा कि इख्तियार वक्त की, बताएगा। ऐसा जरूर ऐसा नहीं था। देखे मेरे लिंक्स थे, ये बहुत बड़ा लोग मैसेज मिलते है थे नाज़रीन, ये भी बहुत बड़ा और मैसेज है। अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसी रहमत थी, वालिदैन की दुआएं थी कि मुझे जो भी इंसान मिलता था वो मुझे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता था और मुझे बताता था कि देखो तुम यहाँ क्या करने आई हो और तुम्हारा मुकाम क्या है। अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसी रहमत थी और मेरे पेरेंट्स की दुआएं थी कि मैं बार बार भटकने से बच गई। तो मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया था मेंटली कि मुझे इस डिप्रेशन, देखें ऑटोमेटिकली बंदा टेंशन में आता है जब आप इतने दूर होते हैं। और मुझे याद है कि जब एक डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट के दौरान एक बात बोली थी कि सुमेरा बेटा तुम पढ़ती हो, एग्जाम नहीं छोड़ती या स्टडी नहीं छोड़ी, तुम क्या कुछ बनना चाहती हो? तो मैंने उन्हें कहा कि जी मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था उस टाइम जब मेरा बचपन था कि आपको बहुत कुर्बानियां देना पड़ेंगी। तो मैं सोचती थी कि क्या कुर्बानियां देना पड़ेंगी। जब मैं घर से बाहर आई और लाहौर जैसे शहर में आई तो पता चला कि कुर्बानियां देना क्या पड़ती हैं बंदे को, कि जिंदगी में कितने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, कितना कुछ सुनना पड़ता है, अपने ऊपर कितने इल्ज़ाम बर्दाश्त करने पड़ते हैं, वालिदैन के कितनी बातें सुनते हैं और वालिदैन से दूरी सबसे ज़्यादा ज़िंदगी की बड़ी कुर्बानी है। अपनी उम्र के साथ हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी खुशियों के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है और मैंने तो ज़िंदगी में अपने सबसे ज़्यादा अपने वालिदैन और खुशियों के साथ सेक्रीफाइस कर लिया था। मेरा कहीं जाने को दिल भी करता था तो मैं जा नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं होता था। ठीक है मैम, उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आज जो सुमेरा अकरम, आज सुमेरा अकरम कहाँ खड़ी हुई है? अल्लाह का शुक्र है मैंने 2017 में अपना एमफिल कंप्लीट कर लिया था, लेकिन एमफिल के दौरान ही मुझे एक जॉब मिल गई थी जब मेरी वीकेंड क्लासेस थी। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में मैं जॉब कर रही थी। उस दौरान मुझे बाद में जॉब पे जॉब मिलती रही, मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट करती रही, इवन कि मैं पूरे पाकिस्तान में हर जगह गई अपनी जॉब के दौरान ही। बहुत बहुत टफ काम भी मुझे आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। लेकिन तब मुझे ये खुशी थी कि मैं अपने वालिदैन का सहारा बन गई हूँ और वो सहारा बन गई हूँ जो कभी ना ख़त्म होने वाला है। नाज़रीन, आपने देखा 4 साल हॉस्पिटल में गुजारे, 2 दिन का वक्त डॉक्टरों ने दिया कि इन्होंने जिंदा नहीं रहना, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सारी सूरत हाल में इन्होंने अपनी स्टडी आपके साथ शेयर की, किस सूरत हाल में इन्होंने वो स्टडी की। उसके बाद इन्होंने प्रोफेशनल जो कैरियर था इन्होंने वो उसका आगाज़ किया और उसके बाद इन सारी मुश्किलात के बाद ये अपने वालिदैन का सहारा बनी। और ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है जब कोई अपने वालिदैन का, जिन लोगों ने उनके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हों, उनका सहारा बने। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जी मैम। लेकिन उस दौरान क्या हुआ कि एमफिल तो कंप्लीट हो गया, अच्छी जॉब मिल गई, लेकिन एकदम से मेरी वालदा को अटैक हुआ, दिल का अटैक हुआ। उन्हें लाहौर ले आए और साथ ही गुलाब देवी में एडमिट करवाया तो पता चला उनका एक लंग्स अफेक्ट हो गया और उनके लंग्स में पानी आ गया। फिर मेरा वो इम्तिहान शुरू हुआ कि जब डॉक्टर्स कहते थे कि इनको लंग्स का कैंसर हो गया है। हमारे लिए वो तकलीफ दा अमल था, लेकिन हिम्मत नहीं मैंने हारी थी। मैं तब भी अपनी वालदा साहबा को मैंने प्राइवेट एडमिट करवाया, सारे ट्रीटमेंट करवाए और 1 मंथ से ज़्यादा रहे। और तब मैं घर जाके अपनी वालदा साहबा की बहुत केयर की, वो बिल्कुल ठीक हो गई और दोबारा फिर मैं लाहौर आई। और उस दौरान मैंने अपनी जॉब्स की, अपनी सिस्टर मेरी छोटी है उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसे ले आई, उसने BS ऑनर्स कंप्लीट किया माशाल्लाह। फिर जब मैं बाहर निकल आई थी फिर मैंने उसे सपोर्ट किया और वो सिल्वर मेडलिस्ट इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में बनी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन ने कितनी तकलीफदा चीज़ें देखी हैं। उस दौरान जब हम लोग वापस आ गए लाहौर, सारा कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन लास्ट ईयर अचानक से सितंबर में, क्योंकि मेरी वालदा साहबा को हार्ट का मसला था, लेकिन हम खुशबाश, हमारी लाइफ बहुत खुश थी, सेपरेट घर था, हर चीज़ थी। मेरी वालदा साहबा को अचानक बोन्स का अटैक हुआ और उनकी बॉडी मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई। जब उनकी बॉडी मूवमेंट ख़त्म हुई, भावलपुर ले जाया गया, रहीम यार खां शेख ज़ैद में एडमिट रखा गया। एट द एंड डॉक्टर्स ने कहा, कोई कह रहा था इनके मोरे डलवाए जाएंगे, ये हो गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा इनको बोन का कैंसर हो गया। उन्हें बीनो हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल में लाया गया, एडमिट करवाया गया, बोन स्कैन हर चीज़ हुई। और मुझे याद है डॉक्टर्स ने, बहुत बड़ा डॉक्टर है बीनो हॉस्पिटल का, जिसने मुझे बुला के कहा आपकी वालदा के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह हैं, इनको घर ले जाएं, इनका कैंसर इनकी बोन्स में फैल चुका है और बोन्स के कैंसर का इलाज नहीं होता।
तो डॉक्टर को मैंने बोला कि वो तो अल्लाह है, वो अच्छा, कुछ इस भी टाइम कर पे सकता है। ये सारा अखराजात कौन उठा रहा था जब वालदा इस का दौरान वालिद का अल्लाह का मामला शुक्र है कि हम दोनों सिस्टर की जो थी वो जॉब थी, तो उस दौरान हम लोगों का जितनी भी सेविंग थी वो हर चीज़ लग चुकी थी और वालिद साहब भी साथ कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ था कि जब डॉक्टर्स ने ये बात बोली थी तो इतना तकलीफदा अमल था कि जब हम ये नाज़रीन आपके साथ शेयर करने का, ये सवाल करने का जो मकसद था वो ये था कि इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि ये इन्होंने इन सारे हालात से गुजरने के बाद इन्होंने अपने आप को इतना स्टेबल कर लिया था कि ये अपने वालिदैन का सहारा बन सकें। ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। जी मैम, ज़रा जो प्रोग्राम का वक्त है कम है तो इसको ज़रा जल्दी वाइंड अप करते हैं इन चीज़ों को। जी, तो उस दौरान जब मेरी वालदा साहबा को डॉक्टर्स ने भेज दिया, उस दौरान फिर मेरी वालदा साहबा को हम घर ले आए, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो दोबारा से गुलाब देवी में हुआ। जब गुलाब देवी में उनका ट्रीटमेंट हुआ, जब डॉक्टर्स ने बोल दिया था और हम घर ले आए थे, तो उसमें जो हमारे बहन भाई होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनके बड़े अहम किरदार होते हैं। हिम्मत अगर हमने तब भी नहीं हारी थी तो मेरे वालदा साहबा के जो छोटे भाई हैं उन्होंने, बहन भाइयों ने भी हिम्मत नहीं हारी थी। वो सारी रिपोर्ट्स लेके 1 वीक लाहौर आए, पूरा उन्होंने रिसर्च की, तो डॉक्टर्स ने बताया कि ये बोन्स का टीबी है। उस दौरान वालदा साहबा को गुलाब देवी लाया गया, एडमिट रही, ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन मेरे बताने का मकसद है कि देखे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में हिम्मत नहीं आनी। डॉक्टर्स ने उनको 2 माह का टाइम दे दिया था, वो बॉडी मूवमेंट ख़त्म थी, पूरा साल मैं लाहौर ख़त्म करके चली गई और अपनी वालदा साहबा की हमने खिदमत की। हम हॉस्पिटल रहे या घर, क्योंकि वो पानी का कतरा भी खुद से नहीं पी सकती थी एक। तो उस दौरान, लेकिन आज क्या हुआ कि अगर हमने हिम्मत नहीं हारी तो मेरी वालदा साहबा फिर से चलने लग गई हैं माशाल्लाह। अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में फिर से मौजज़ा किया। और उसके दौरान मैं दोबारा, अल्लाह ने ऐसा किया, मुझे कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि मैं सारा वाइंड अप करके लाहौर से चली गई हूँ तो मैं वापस नहीं आऊँगी। 8 मंथ पहले मैं दोबारा लाहौर वापस आई। एक चैनल है आइडा ट्रेनिंग, उन्होंने मेरी लाइफ स्टोरी ली कि मैं इतना कुछ हो जाने के बाद भी हिम्मत क्यों नहीं कभी भी ज़िंदगी में हारती। और उसके बाद जब उन्होंने मेरी लाइफ स्टोरी ली, मतलब क्या लाइफ में हुआ, उसके बाद फिर मैंने एज अ मोटिवेशनल काम स्टार्ट किया और लोगों को बताना शुरू किया कि देखें, अगर मैं एक लड़की हो के, एक गांव से हो के एक मिसाल बन सकती हूँ तो दुनिया की कोई भी लड़की कुछ भी कर सकती है। वो मेरे जितना क्या, वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन शर्त ये है कि दिल में यकीन कामिल होना चाहिए। अब ये बताइएगा, आपकी जो इस सारी सूरत हाल के बाद 4-5 अपनी अचीवमेंट्स बता दें और आप बताएं कि क्या वो ख्वाब जो एक आम लड़की ने देखे थे पूरे हो रहे हैं, पूरे कर लिए? सबसे पहले तो मेरी वो अचीवमेंट है कि मैं एक ऐसे मरहले में चली गई थी बीमारी के कि मैं जब वहाँ से हिम्मत ना हार के निकली, और उसके बाद मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी कि मेरा मास्टर में एडमिशन हो गया था। मैंने मास्टर कर लिया, एमफिल कर लिया। ये मेरे वो ख्वाब थे कि जो एक लड़की सोच ही नहीं सकती थी, जहाँ वो रहती थी, जो एफए से ज़्यादा तालीम ही नहीं ले सकती थी, जैसे माहौल में थी। और मुझे पता था कि एफए से ज़्यादा, वालिद साहब ने कहा था मैं तुम लोगों को पढ़ाऊँगा नहीं, लेकिन वो एक ऐसा मोड़ आया और मेरी ये अचीवमेंट थी कि मैंने एमफिल कर लिया। और सबसे बड़ी बात, मैं लाहौर आ गई थी। और सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी कि मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रही थी और मेरे वालिद और वालदा साहबा ने मुझे हर तरह की आज़ादी दे दी थी कि तुम पे पाबंदी कोई नहीं है। और मेरा ख्वाब था कि मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारूँ। अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी का मतलब ये नहीं था कि मैं गलत कामों में पड़ जाती। मैंने अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार के भी पॉजिटिव लाइफ को गुजारा और मैंने हर वो काम किया जो मेरे वालिद और वालदा का सर फ़ख्र से बुलंद कर देता। और मतलब हर लड़की आजकल अपने आज़ादी के साथ ज़िंदगी जीना चाहती है, लेकिन वो नेगेटिविटी में चली जाती है या गलत एक्टिविटीज़ में पड़ जाती है। आपने अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी, लेकिन पॉजिटिविटी के लेकिन साथ, मैं पॉजिटिविटी में रही। ऐसा नहीं था मैं बाहर आती जाती थी, मेरे लिंक्स थे, लोग थे, लेकिन मैंने कभी उनको नेगेटिव नहीं लेके गई थी, क्योंकि मैं मेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग थी। मुझे पता था कि मेरा मुकाम जो है वो यहाँ पे नहीं है। अपनी वैल्यू हम खुद सेट करते हैं और मुझे पता था कि जो मेरी वैल्यू है, अपनी वैल्यूज़ जो होती है ना, हम लोग कहते हैं लोग हमारी नहीं, लोग आपको वैल्यू तब देते हैं जब आप अपनी वैल्यू सेट कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने लोगों के साथ अपने जो एक्सपीरियंस था लाइफ का वो शेयर करना स्टार्ट किया। और सबसे बड़ी अचीवमेंट कि आज मैं खुद लोगों को बताती हूँ, इससे बढ़ के अचीवमेंट कोई नहीं होती कि आज मैं अपने एक्सपीरियंस जिन मुश्किलात से गुजरी और मैं चाहती हूँ कि लोग इससे सीखें। आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ और मेरे वालिद और वालदा साहबा। ठीक है, सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है अब आपकी
जिंदगी में जो आगे आगे की जो जिंदगी है, क्या करना चाहते हैं? अभी भी मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा तो नहीं हुआ। अभी भी जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं चाहती हूँ कि मेरा अपना बिजनेस हो जिस पे मैं काम करूँ, जिसके लिए मैं अमेज़ॉन पे काम कर रही हूँ, उसकी ट्रेनिंग्स ले रही हूँ, मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ज़िंदगी में मैं हर मुश्किल से निकल आई हूँ तो मैं ये काम भी कर जाऊँगी। ठीक है। और मेरा अपना एक ख्वाब है कि मैं भी एक दिन एक बिजनेस टाइकॉन बनूं, कि लोग जैसे अब मुझे मेरे नाम से जानते हैं, लोग और मुझे मेरे नाम से जाने। और सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट है कि लोग मेरे वालिद और वालदा को कहते हैं कि हमारे साथ बेटे भी होते तो वो ऐसे ना हमें करते संभालते जैसे तुम्हारी बेटियों ने तुम्हें संभाल लिया। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है। आपका कोई भाई नहीं है? नहीं, मेरा भाई नहीं है, हम आपने 3 बहनें ही हैं। आपने बेटा बन के दिखाया, जी बिल्कुल, को सपोर्ट किया। इस टाइम पे बीमारी की हालत में अपने वालिद और अपनी वालिदा को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उनके अखराजात उठा रहे हैं। जी ये बिल्कुल, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नाज़रीन, ये अचीवमेंट्स नहीं होती कि बंदा जो है वो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर ले, पूरी दुनिया को फतह कर ले। एक आम इंसान के लिए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं कि उसकी वजह से जो उसकी फैमिली है उसको कोई आसानियाँ मिल जाएं। मुझे कहीं भी मोहब्बत का एलिमेंट नज़र नहीं आया, लेकिन मैंने आपकी एक वीडियो में देखा कि आपने कहा कि हाँ मैंने भी मोहब्बत की है। तो मोहब्बत पे भी बात करना चाहेंगे कि आपको मोहब्बत हुई, कब हुई, किससे हुई, और उस मोहब्बत से आपने क्या सीखा? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि मेरा जो वो 4 साल यूनिवर्सिटी के थे उसमें मैं आज भी बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि कोई अगर इतना भी आके बोल दे कि मैं 5 मिनट किसी मेल के पास खड़ी हुई थी तो मैं कहूँगी कि ठीक है। उस दौरान मोहब्बत का नाम नहीं था, क्योंकि मेरा विजन कुछ और था। ये मैं इन मोहब्बत में मैंने सुना था कि लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं मोहब्बत करके। मैं इन चीज़ों से भागती आई और शायद हुई भी नहीं थी। लेकिन एक टाइम आया कि जब मुझे मोहब्बत हुई, मैंने अपनी वीडियो में भी बोला, लेकिन मैं उस पर बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगी। लेकिन मैं सुना करती थी, खलीलुर रहमान साहब कहते थे मोहब्बत इंसान को मजबूत बना देती है, लेकिन मैंने हमेशा देखा था कि लोग तो मोहब्बत में खुदकुशी कर लेते हैं और अपना मुस्तकबिल तबाह कर लेते हैं और पता नहीं क्या क्या। लोगों को मैंने ऐसे देखा था, मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था ना। लेकिन जब मेरा अपना मोहब्बत का एक्सपीरियंस हुआ, जब मुझे मोहब्बत हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मोहब्बत ठीक है, वो एक तकलीफ दा अमल होता है, लेकिन मोहब्बत आपको इतना, वो मोहब्बत ही क्या जो आपको मजबूत ना बना दे। और मोहब्बत आपको इतना मजबूत बना देती है कि आप फिर बहुत बहुत आगे की सोचते हो, कुछ करने की सोचते हो, अपने आप को कुछ बनाने का सोचते हो। तो जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने मोहब्बत की है। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया, लोग मुझसे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन करते थे, लेकिन मोहब्बत मैंने ज़रूर की है, लेकिन उस मोहब्बत को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। मैंने उस मोहब्बत को मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया और मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ। ठीक है, क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी जो लड़कियां हैं उनको? एंड पे कोई मैसेज आप देना चाहें, उनको कोई पैगाम देना चाहें जो ख्वाब सजाती हैं लेकिन मैंने देखा है कि वो ख्वाब उनके अधूरे रह जाते हैं, किस तरह उन ख्वाबों को पूरा करें? एंड पे क्या मैसेज देंगे? मेरा हर लड़की को यही पैगाम है कि आप लोग के अंदर जो एक वो विल पावर आपकी होती है ना, जो आप कहते हैं आप कुछ बनना चाहते हो, एक बात ज़िंदगी में याद रखना, जो लोग आपको कहते हैं ना कि हम आपको कुछ बना देंगे और वो आपके साथ कुछ का कुछ कर जाते हैं, कभी ज़िंदगी में किसी की बात में मत आना। मैं यहाँ पे चाहूँगा, हम यहाँ पे मीडिया का काम है शौक देना। आपने बात की कि कुछ का कुछ कर जाते हैं, इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करें ताकि हमारी जो लड़कियां हैं वो बच सकें, क्योंकि आपको पता है कि आजकल ज़्यादातर लड़कियां स्टडी के मामले में बाहर उनको रहना जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जी मैंने अपनी एक वीडियो भी बनाई थी कि लाहौर इस्लामाबाद जो है, यहाँ पे गांव से आना किसी लड़कियों के लिए, दूसरे शहर से आना नई दुनिया होती है। ये नए रंग होते हैं, नए रंगों में फंसते, नए रंग हमेशा अच्छे लगते हैं, हर किसी को अच्छे लगते हैं, नई दुनिया अच्छी लगती है। लेकिन ज़िंदगी में मैं फिर भी वही करूँगी कि लोगों की चीज़ें ही होती हैं। जो आप खुद कुछ कर सकते हो ना, अगर आपको कोई कुछ बना सकता है तो वो आप खुद हो, कभी भी कोई दूसरा इंसान आपको कुछ नहीं बना सकता। दबे लफ्जों में हम कहें तो वो चीजें जो आपको नजर आ रही होती जो चीजें नजर आ रही होती हैं वो जिनसे आप अट्रैक्ट हो रहे होते हैं जिंदगी, वो आपको वक्ती तो मिल सकती हैं, वो आपको वक्ती अट्रैक्शन दे सकती हैं, लेकिन जो आप खुद अपने आप को बना के जिंदगी में परमानेंट हासिल कर सकते हो ना, वो आप खुद हो, कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता। तो मेरा हर लड़की को ये पैगाम है कि ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होने के लिए अपने दिमाग को इतना मजबूत कर लेना। गलतियां लड़कियों से ही होती हैं, इंसान है ना, मोहब्बत भी हो जाए,
किसी की बातों में भी आ जाओ, कुछ गलत भी हो जाए, मैं ये नहीं कहती, और मैं तो ये भी कभी नहीं कहती कि मैंने गलतियां नहीं की, कुछ भी कर लो, लेकिन इतना मजबूत खुद को बना लेना कि मुस्कुरा के आगे गुजर जाओ कि हमारी मंजिल बहुत आगे है, हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना। और मुझे यकीन है कि हर लड़की मेरे जितना मजबूत हो जाएगी और कामयाब होगी। आपका बहुत शुक्रिया सुमेरा अकरम साहिबा, आपने अपनी जो लाइफ स्टोरी है वो हमारे साथ शेयर की, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की, ताकि वो आपकी जो आपके ऊपर सख्तियाँ आई और आपने हिम्मत नहीं हारी। इसी तरह बहुत से लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं हिम्मत हार रहे होते हैं, लेकिन जब आप जैसे लोगों की वो बातें सुनते हैं, पर रियल बातें सुनते हैं, क्योंकि बाज़ जो स्टोरियाँ होती हैं वो फेक होती हैं, लेकिन सुमेरा अकरम साहिबा की जो स्टोरी है वो सच्ची स्टोरी है, सच्ची कहानी है, कहानी नहीं बल्कि उनकी लाइफ है, आपके सामने है, ज़िंदा मिसाल आपके सामने बैठी हुई है, उन्होंने किस तरह उनको फेस किया। तो आपके सामने अब यकीनन आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और आप इनसे सीखेंगे, आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आप भी जो आपने ख्वाब देखे होंगे, ख़ासकर लड़कियों ने, इसी तरह पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो आकर के अपने जो ख्वाब हैं उनको पूरा करेंगी। और जो उन्होंने एंड पे मैसेज दिया वो बड़ा ज़बरदस्त था। इनकी ओवरऑल जितनी भी स्टोरी है, इन्होंने एतमाद दिया उन लोगों को, जब इन्होंने स्टडी के लिए बाहर निकलना था तो उस वक्त भी इनको बातें हो रही थी, ताने कसे जा रहे थे कि आपकी बेटी भी बाहर जाएगी, तो जिसको आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि ये कारनामे करेगी या कुछ कारनामे दिखाएगी, मतलब रोका जा रहा होता है, दबाया जा रहा होता है, लेकिन इन्होंने प्रूव किया कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जो लड़की बाहर निकले वो ऐसा ही करती है। तो आजकल हमारी जो लड़कियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं जो बाहर स्टडी के लिए निकलती हैं, उनको भी इनकी तरह दिखाना चाहिए कि हम जब बाहर निकलती हैं तो किसी मकसद के लिए निकलती हैं और उनको पूरा करती हैं, बजाय इसके कि भटकने। इस वक्त हमें ज़रूरत भी है, सुमेरा अकरम को फॉलो करने की ज़रूरत है, हमारी लड़कियों को ख़ासकर जो इस वक्त बाहर स्टडी कर रही हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, हॉस्टल्स में रह रही हैं, उनको इनको फॉलो करना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए, इनके साथ वक्त गुजारना चाहिए, इनके साथ आपको इनकी जो यूट्यूब चैनल भी है वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, इनका फेसबुक पेज है वहाँ से इनको आप फॉलो कर सकते हैं, इनसे लड़कियों को मिलना चाहिए। मैं इनको भी कहूँगा कि लड़कियों में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, उनको अपनी लाइफ स्टोरी हमारे चैनल के थ्रू तो सुन ही लेंगे, उनके साथ जाके शेयर करें ताकि वो भटके ना। आपका एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा। नाज़रीन, इसी तरह की स्टोरियाँ हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप जो है जब भी आपके ऊपर मुश्किलात आएँ, परेशानियाँ आएँ, उनको आप हिम्मत के साथ उनका सामना करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। एक नई स्टोरी के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।